स्टूडेंट कक्षा 12 की क्लास जिसमें अपने अध्याय 25 को देखेंगे। अध्याय 25 जिसका नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र और यही टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत रहता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे, किस तरह जो है मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, उत्सर्जन जो होता है वो है कि शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या है, उत्सर्जन है। तो परिभाषा क्या होएगी कि हमारे शरीर में देखिए बच्चों बहुत सारी क्या होती रहती है, घटनाएं होती रहती है, उपापचयी क्रियाएं होती रहती है, जिसके द्वारा क्या होता है विभिन्न उत्पाद बनते हैं, जिसमें कुछ उत्पाद तो क्या होते हैं यूजफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं हानिकारक होते हैं। तो बेसिकली जो हानिकारक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के तौर पर होते हैं और उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है और उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है। दोबारा देख लीजिए, जैसे आपने एक छोटा सा उदाहरण लेके चले कि हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, लीवर मोस्टली हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब क्या करेगा, लीवर में मान लीजिए कोई अमीनो अम्ल है, लीवर में क्या है कोई अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है और एक अमीनो समूह जुड़ा होता है, कुछ इस प्रकार का अमीनो एसिड होता है। तो ये क्या होएगा बच्चों, ये टूटेगा। अमीनो एसिड के टूटने से क्या होएगा, ये इतना सब्सटेंस जो है ये तो ऊर्जा बनाने के काम में आ जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको कहा जाता है। ये सब्सटेंस इतना टूटकर ये क्या करेगा, ऊर्जा बनाने, एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में आ जाएगा। और यहाँ जो NH2 है ये क्या है, नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल है। तो इसी कारण जो लीवर है वो इसलिए कहा जाता है कि लीवर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बनाने का काम करती है। तो यहाँ से ये NH2 जो है किसी अन्य H के साथ जुड़ के जैसे अमोनिया बना लिया और यूरिया साइकिल में जाकर यूरिया बना लिया, उसी प्रकार कुछ प्राणियों में यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। तो इस तरह लीवर में जो है उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और इस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या है, उत्सर्जन है। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये तो होगी परिभाषा। अब हम बात करें कि उत्सर्जन के तौर पर कितने प्रकार के सब्सटेंस जो है वो मटेरियल मिलते हैं। एक तो मिलती है अमोनिया। क्या मिलती है? अमोनिया। कुछ प्राणी क्या होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो अमीनोटेलिक कहलाते हैं। और दूसरा मैं बता दूं बच्चों, जो अमोनिया होती है वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और उसके त्याग के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, पानी चाहिए। जो प्राणी ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में पानी रखता है वही अमोनिया का त्याग कर सकता है। तो ऐसे प्राणियों को अमीनोटेलिक कहा जाता है। और ज़्यादा मात्रा में पानी उन्हीं जीवों में पाया जाएगा जो क्या रहते हैं, जो जल के भीतर रहते हैं। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी का उदाहरण आप याद रख लीजिएगा, फिश। मछलियाँ जो होती है वो क्या करती हैं, मछलियाँ अमोनिया का उत्सर्जन करती है। उसी प्रकार कोई जलीय आर्थ्रोपोड है, जलीय आर्थ्रोपोड यानी कि कोई भी जलीय कीट है, कोई जलीय आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, वो भी क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। पोरीफेरा के सदस्य, प्रोटोजोआ के सदस्य क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के सदस्य। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं तो वहीं पोरीफेरा में स्पंज आते हैं। तो ये जीव क्या होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण याद कर लीजिएगा, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणियों के उदाहरण जो है वो लगभग जलीय प्राणी है, जिनके पास जल की मात्रा अधिक है, आसानी से वो जल का त्याग अधिक मात्रा में कर सकते हैं अमोनिया के उत्सर्जन के लिए। तो उन प्राणियों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। तो पहला उत्पाद कौन सा है, अमोनिया उत्सर्जी उत्पाद। ठीक है, दूसरे की हम बात करें, दूसरा होता है यूरिया। दूसरा क्या होता है, यूरिया। दूसरा यूरिया। देखिए बच्चों क्या होता है, लीवर के अंदर, मैंने दोबारा बता रही हूँ, लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर कोई अमीनो अम्ल टूटता है। लीवर के अंदर जब कोई अमीनो अम्ल टूटता है, लीवर के अंदर जब कोई अमीनो अम्ल टूटता है तो ये जब वाला पार्ट तो एनर्जी बनाने का काम कर लेता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम कर लेता है। और यहाँ से ये NH2 जो है किसी H के साथ बाइंड होकर क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है। लेकिन बच्चों हम अमोनिया का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया के त्याग के लिए ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। और इतना पानी हमारे शरीर के लिए
पर्याप्त नहीं है, हमारे शरीर में इतना पानी है नहीं कि हम अमोनिया का त्याग कर सकते। इसीलिए ये अमोनिया क्या करती है, हमारे लीवर के अंदर एक अन्य साइकिल में जाती है जिसे कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहा जाता है बच्चों, यूरिया साइकिल। ये अमोनिया यूरिया साइकिल में जाकर किसका निर्माण करती है, यूरिया का निर्माण करती है। और हम किसका त्याग करते हैं, यूरिया का त्याग करते हैं। तो यूरिया का त्याग करने वाले प्राणियों का अगर उदाहरण याद कर रहे हैं तो याद रख लेना कि जो प्राणी जो है वो मैमल्स हैं, वो क्या है, यूरिया का त्याग करते हैं। वहीं कोई अस्थिल मछलियों का उदाहरण कर लें, एम्फीबिया का उदाहरण कर लें। एम्फीबिया उभयचर और स्तनधारी क्या करते हैं बच्चों, उभयचर और स्तनधारी यूरिया का त्याग करते हैं। उभयचर और स्तनधारी जो प्राणी होते हैं वो यूरिया का त्याग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 3 नंबर होता है यूरिक अम्ल। तीसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल वो क्या है, यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल का जो प्राणी त्याग करते हैं उनको देखिए, इसमें अमोनिया में ज़्यादा मात्रा में जल चाहिए त्याग के लिए और यूरिया में थोड़ा कम चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर 10 लीटर त्याग हो रहा है तो वहाँ सिर्फ 1.5 लीटर के आसपास त्याग होएगा पानी का। तो यहाँ हम बात करें तो ये बिल्कुल ही पानी की आवश्यकता नहीं होती। एक पेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, त्याग करते हैं, एक पेस्ट के रूप में अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल त्यागते हैं। तो ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक। ये है यूरियोटेलिक और ये है यूरिकोटेलिक। ऐसे प्राणियों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और इसका उदाहरण है पक्षी। आपने बर्ड्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल, बर्ड्स का अगर आप उत्सर्जी उत्पाद देखोगे तो एक पेस्ट की फॉर्म में पाया जाता है। तो इस कारण जो पक्षी होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली की बात करें तो उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, वो यूरिक अम्ल होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल वालों का पक्षी और रेप्टाइल्स। ठीक है, एक पेस्ट की फॉर्म में इसमें जो वाइट सब्सटेंस मौजूद रहता है इनके उत्सर्जी उत्पाद में, वो क्या होता है, वो यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरह उत्सर्जी उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं। अमोनिया का त्याग करने वाले अमीनोटेलिक, यूरिया का त्याग करने वाले यूरियोटेलिक और जो यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं वो क्या है, यूरिकोटेलिक। इस तरह 3 उत्पाद मैंने बताए। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे की। सबसे पहला एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उठता है वह यही उठता है कि उत्सर्जन है क्या, और उत्सर्जन पदार्थ जो होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ वो नाइट्रोजनी कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ हमने उदाहरण सहित क्लियर कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की बात की ओर। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न उठता है कि उत्सर्जन अंग के तौर पर हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। तो मैं बता दूं, उत्सर्जन अंग के तौर पर हमारे शरीर में जो काम करता है वो अंग निम्न है। ऐसे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, जो कि निम्न है। तो सबसे पहला हमारा मुख्य उत्सर्जी उत्पाद के तौर पर किडनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, किडनी। क्या पाई जाती है, किडनी। और किडनी संख्या में कितनी होती है, किडनी जो होती है संख्या में 2 होती है और मेटानेफ्रिक होती है। कैसी होती है, मेटानेफ्रिक। ये प्रश्न जो होता है पूछा जाता है कि मनुष्य में पाई जाने वाली किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक, यानी कि पश्चवर्कक होती है। अभी शब्दगार यानी कि इसमें पश्च भाग में, हमारे जो ये अधर भाग में नहीं पाई जाती। हाँ, यहाँ क्या होता है, ये हमारे कशेरुकदंड जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड पश्च की ओर पाई जाती है। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली किडनी कैसी होती है, पश्चवर्कक होती है। और संख्या में कितनी होती है, इस तरह बच्चों संख्या में 2 होती है, एक इधर और एक इधर। इस तरह 2 किडनी जो होती है हमारे अंदर मौजूद रहती है। अब बात करें इस किडनी के साइज़ की, किडनी की साइज़ वगैरह की बात करें तो सबसे पहले देखिए किडनी जो ऐसी होती है और यहाँ पर जो ये छिद्र पाया जाता है जहाँ से मूत्र नलिका निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है, मूत्र वाहिनी निकलती है, जो आगे चलकर किस में मिलती है, मूत्राशय में मिलती है। इस तरह यहाँ मूत्राशय हो गया, आगे मूत्र नली होगी। ये सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, कुछ इस तरह का होता है। तो ये देखिए, ये है किडनी, क्या है, वृकक। संख्या में कितनी है, 1 जोड़ी, 2 है। ठीक है, और ये क्या है, यूरेटर मूत्रवाहिनी। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अगर हिंदी में कहेंगे तो मूत्राशय, हिंदी में कहेंगे तो क्या होता है, मूत्राशय। और सबसे नीचे जो पाया जाता है वो मूत्र मार्ग। ये क्या है, मूत्र मार्ग। अब देखिए इस किडनी की जो ये शेप है वो कैसी होती है। इस किडनी की शेप आपने राजमा देखा है, राजमा जैसी शेप होती है। कैसी होती है, राजमा के समान आकृति। और रंग भी ऐसा होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, लाल भूरे रंग की जो होती है वो किडनी होती है। अब इसकी लंबाई देखें बच्चों, तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये होती है 10 से
12 सेंटीमीटर कितनी होती है? लंबाई जो होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई की बात करें 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। ये जो चौड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है ये होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। और वहीं ये कागज़ की तरह पतली नहीं होती, इसकी थोड़ी बहुत क्या होती है? मोटाई भी होती है। मोटाई की बात करें यहाँ से देखें ना, इस तरह ये थोड़ी बहुत क्या होती है? मोटी भी होती है। ये क्या है? इसकी मोटाई है। तो ये मोटाई कितनी होती है? ये सरफेस जो है यहाँ पर ये कितनी है इसकी बात करें तो ये होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। 2.5 से 3 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 से 6 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर जो मोटाई दिखाई गई है वो क्या होता है? 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये जो होती है हमारी किडनी की क्या होती है? संरचना होती है। अब किडनी में उत्सर्जी अंग के तौर पर हमारे शरीर में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं? देखिए एक जोड़ी क्या कर रही है? किडनी काम कर रही है, दिख रही है? एक जोड़ी किडनी काम करेगी और एक जोड़ी क्या है? मूत्रवाहिनी रहेगी। एक रहेगा मूत्राशय और एक रहेगा मूत्रमार्ग। इस तरह करके हमारे उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। चलिए अब हम आगे से बात करें। ऊपर से आएगी पश्च महाशिरा। क्या आएगी? पश्च महाशिरा, जो इसमें क्या डालेगी? ब्लड डालेगी। अब ये ब्लड ऊपर से कहाँ से आ रहा है? ये यूरिया बनकर आ रहा है ना। पीछे आपको याद है तो लीवर में क्या हुआ था? लीवर के अंदर एमिनो एसिड टूटा था। एमिनो एसिड जब उपापचय अमीनो एसिड का हुआ तो क्या बना था? प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वही नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के द्वारा पश्च महाशिरा से होते हुए किस में आते हैं? किडनी में आते हैं। अब किडनी क्या करेगी? इसके फिल्टर का काम करेगी। किडनी क्या होता है? हमारे ब्लड से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करती है। क्या करती है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करती है। कहाँ से? ब्लड से। अब देखते हैं कि क्या क्या जो है वो किडनी के भाग रहते हैं। ये तो हमने उत्सर्जी अंग पढ़े। कौन से? 2 किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एक क्या है? मूत्राशय है और मूत्रमार्ग। देखो मूत्राशय भी एक है, मूत्रमार्ग भी एक है, लेकिन मूत्रवाहिनी 2 है और किडनी भी क्या है? 2 है। इस तरह क्या है? ये हमारे उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे किडनी की संरचना। किसकी संरचना देखेंगे? किडनी की संरचना। चलिए देखिए किडनी की जहाँ बात आती है तो किडनी की लंबाई मैंने बता दी आपको कितनी होती है? लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई मैंने बताई कितनी होती है? चौड़ाई होती है, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई है 5 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है। उसके बाद में मोटाई की बात करें तो मैंने कितनी बताई? 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? मोटाई है। और इसकी शेप देखें तो कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है, राजमा के जैसी होती है। राजमा जैसी क्या होती है? आकृति होती है। और देखिए ये जो राजमा जैसी आकृति बनती है और जहाँ से नलिकाएं निकलती है, इस तरह मैं बात करूँ तो ये ऐसी करके किडनी है और यहाँ पर जो ये भाग बन रहा है ये क्या कहलाता है बच्चों? हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम। जहाँ से कुछ संरचनाएं किडनी में प्रवेश करती है और कुछ संरचनाएं किडनी से बाहर निकलती है। जैसे पश्च महाशिरा आकर किडनी में प्रवेश करेगी रुधिर को छोड़ने के लिए और वहीं से क्या होगी? मूत्रवाहिनी निकलेगी। तो जिस भाग से ये संरचनाएं निकलती हैं उस गड्ढे नुमा भाग को क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी, मोटाई बता दी, आकृति बता दी, कलर बता दिया और क्या बताया? हाइलम बताया। अब इससे आगे हम बात करते हैं। इससे आगे देखें तो किडनी जो होती है ना बच्चों, किडनी कुछ इस प्रकार की किडनी है। यहाँ से मूत्रवाहिनी निकल रही है। क्या निकल रही है? मूत्रवाहिनी निकल रही है। ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, यहाँ से कोई नलिका प्रवेश कर रही है जो ब्लड को लेकर आ रही है इसके अंदर। और इस भाग को क्या कहा था? जहाँ से ये प्रवेश वाली प्रक्रिया उस भाग को कहा था हाइलम। इस भाग को क्या कहा था? हाइलम। अब देखो प्रत्येक किडनी के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक मध्य भाग जो होता है वो मेडुला होता है। अब यहाँ से मैं बताऊँगी मेडुला कैसा होता है। देखिए इस तरह यहाँ से कुछ संरचनाएं निकलेगी। क्या निकलेगी? संरचनाएं निकलेगी जहाँ पर कुछ पिरामिड के समान
कुछ पिरामिड के समान क्या जुड़ेंगे, संरचनाएं यहाँ से अटैच होएगी इस तरह, शंकु के आकार की कुछ संरचनाएं पिरामिड जुड़ेंगे यहाँ से, और जहाँ पर ये पिरामिड जुड़ रहे हैं, ये पिरामिड जुड़ रहे हैं, ठीक, उस भाग को क्या कहेंगे, मेड्यूला कहेंगे। ये भाग अंदर वाला क्या है, मेड्यूला। तो क्या बच्चों मैं इनको यूं कह दूं कि ये मेड्यूलरी पिरामिड है, ये भाग क्या है, मेड्यूला है, और ये जो पिरामिड बने हैं इनको मैं मेड्यूलरी पिरामिड कह दूं या मेडुला के पिरामिड कह दूं। तो ये संरचनाएं क्या है, मेडुला के पिरामिड। अब देखिए ये संरचनाएं जो दिखाई दे रही है आपको, ये मेडुला का भाग हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, कॉर्टेक्स का भाग हो गया। अब प्रत्येक पिरामिड अपनी एक नलिका बना रहा है, उस नलिका को कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है, कैलिक्स। प्रत्येक पिरामिड, प्रत्येक मेडुलरी पिरामिड अपनी एक नलिका बना रहा है, उस नलिका को क्या कहा है, कैलिक्स। और ये सारी की सारी कैलिक्स जाकर एक भाग में खुल रही है। यहाँ जो भाग दिख रहा है ये चौड़ा कीप नुमा भाग है, जिसके अंदर प्रत्येक पिरामिड की कैलिक्स आके खुल रही है। उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग, मेडुला जिसमें पिरामिड बने होते हैं वो भाग क्या है, वो मेडुला है। और जिस भाग से मूत्रवाहिनी और रक्तवाहिनी आकर इसमें मिल रही है, उस उभारदार भाग को, उस गुड्डे नुमा भाग को क्या कहा जाता है, उस हाइलम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रत्येक पिरामिड है ये अपनी एक नलिका बना रहे हैं जिसको कैलिक्स कहा जाता है। और प्रत्येक पिरामिड की कैलिक्स जिस कीपाकार भाग में आके खुल रही है उसको क्या कहा है, पेल्विस। अब देखिए पेल्विस आगे चलकर क्या बनाएगा, मूत्रवाहिनी बनाएगा, यूरेटर बनाएगा। क्या बनाएगा, मूत्रवाहिनी यूरेटर बनाएगा। और ये यूरेटर आगे जाकर जिस भाग में खुलेगी उसको क्या कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे, यूरिनरी ब्लेडर कहेंगे। क्या कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे या यूरिनरी ब्लेडर कहेंगे। इस तरह एक किडनी की क्या रहती है, संरचना रहती है। अब हम बात करें, ये तो होगी किडनी की संरचना। अब क्या होता है बच्चों, प्रत्येक किडनी में छोटी छोटी महीन नलिकाएं पाई जाती है। और ये नलिकाएं संख्या में होती है 10 से 12 लाख। कितनी होती है, प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख छोटी छोटी क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये नेफ्रॉन जिस तरह हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका हमारी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार किडनी जो होती है वो अनेक नलिकाओं से मिलकर बनी होती है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये नेफ्रॉन क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी नेफ्रॉन की बात करेंगे और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए फिर आगे नेफ्रॉन की संरचना पर विचार करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो हमारे ये वृक्क किडनी जो होती है ना, इनका उद्गम किडनी का पूछ लिया जाता है कई बार। किडनी का उद्गम कहाँ से होता है, भ्रूण की मीजोड्रम से होता है। ये टर्म याद रखना, ठीक है। किडनी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, भ्रूण की मीजोड्रम से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एक नेफ्रॉन की संरचना की। किसकी, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। अब हम नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं उस संरचना को देखेंगे। चलिए नेफ्रॉन की बात करूं तो नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार उसकी होती है। सबसे पहले इसमें मेलपिगी काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेलपिगी काय। और मेलपिगी काय जो होता है बच्चों वो 2 संरचनाओं में बंटा होता है। मेलपिगी काय कितनी संरचनाओं में बंटा होता है, 2 संरचनाओं में। एक को कहा जाता है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, और दूसरी संरचना को कहा जाता है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहा जाता है। ये दोनों भाग किसके हैं,
पहले भाग मेल पीगिकाई के दो भाग है, नंबर 1 बोमेन संपुट और नंबर 2 ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। नेक्स्ट हम भाग की बात करें, दूसरा भाग जो है इसका ग्रीवा। दूसरा भाग कौन सा है? ग्रीवा। तीसरे भाग की बात करें, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तीसरा भाग कौन सा है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। नेफ्रॉन की संरचना की बात करते हैं। नेफ्रॉन की पहली संरचना है मेलपीगिकाई, जिसको दो भागों में बांटा है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, और दूसरा भाग है ग्रीवा। तीसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी लिख देती हूँ, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में बात करें हेनले का लूप। चौथी संरचना जो होती है वो है हेनले का लूप, ठीक है, हेनले का लूप। और हेनले के लूप की दो भुजाएं होती है बच्चों, एक तो अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। क्लियर करते रहना साथ साथ में। एक होती है आरोही भुजा, अवरोही भुजा, और दूसरी भुजा कौन सी होती है? आरोही भुजा। देखिए जो भुजा उतरती हुई होती है, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका से लूप होएगा वो यू शेप्ड होएगा। सबसे पहले तो कोई भी लूप बनेगा वो कैसा बनेगा? यू शेप का बन रहा है यहाँ पे, और यू शेप का जो बनेगा, यहाँ से जो भुजा उतर रही है, कहाँ से उतरेगी? देखिए ये कंटिन्यू पार्ट है। सबसे पहले मेलपीगिकाई, मेलपीगिकाई से आगे ग्रीवा, ग्रीवा से आगे आएगी समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले का लूप, और लूप है वो यू शेप्ड होएगा, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका ऐसे नीचे उतरेगी, फिर इस तरह चलेगी और फिर वापस ऊपर चढ़ेगी। तो जो भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका से हेनले के लूप में उतर रहा है उस भुजा को अवरोही भुजा कहेंगे, और जो हेनले के लूप से वापस ऊपर चढ़ेगी उसको आरोही भुजा कहेंगे। और जो आरोही भुजा जाती है वो किस भाग की ओर जाती है? वो जाती है दूरस्थ कुंडलित नलिका की ओर। किसकी ओर? दूरस्थ कुंडलित नलिका की ओर। जो आरोही भुजा होती है वो किसकी तरफ चढ़ती है? वो दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी जिसको कहा जाता है, उसकी तरफ चढ़ती है, डीसीटी की ओर जाएगी, ठीक है। अब इसका जो छठा पार्ट है वो है संग्रह नलिका। कौन सा है? संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। और संग्रह नलिका क्या करती है? जो फाइनली जो मूत्र बनना है उस सब्सटेंस को इकट्ठा करती है और आगे मूत्राशय में भेजने का काम करती है। और संग्रह नलिका, कई छोटी छोटी संग्रह नलिका मिलकर एक बड़ी संग्रह वाहिनी बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलिनाई की वाहिनी। इसका जो बड़ा भाग है वो क्या है? बेलिनाई की वाहिनी। पूछ लिया जाता है बेलिनाई की वाहिनी क्या है, तो क्या है बेलिनाई की वाहिनी? एक ऐसी वाहिनी जो कई संग्रह नलिकाओं के जुड़ने से बनती है। एक बड़ी वाहिनी जो होती है वो क्या है? बेलिनाई की वाहिनी। ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं? ये नेफ्रॉन के हैं। और नेफ्रॉन क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है किसकी? किडनी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के जो भाग है वो क्या है? मेलपीगिकाई, जिसको दो भागों में बांटा है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग है ग्रीवा, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा हेनले का लूप, हेनले की लूप की उतरती हुई भुजा अवरोही भुजा, और जो भुजा ऊपर दूरस्थ कुंडलित नलिका की ओर चढ़ती है उसको कहा जाता है आरोही भुजा। और फिर आएगी दूरस्थ कुंडलित नलिका और फिर संग्रह नलिका। ये जो है वो किसके भाग है? ये नेफ्रॉन के भाग है। आगे हम देखते हैं नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी। भाग देख लिया आपने, अब देखो संरचना की बात करें। देखिए सबसे पहले क्या होएगा बच्चों? सबसे पहले ग्लोमेरुलस वाली संरचना जो मेलपीगिकाई है वो बनेगा। ये इस तरह करके एक सिंपल से डायग्राम के तौर पे मैं आपको इसको समझा रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों? यहाँ ग्लोमेरुलस लगे रहते हैं,
ये क्या है, ग्लोमेरुलस। अब ये पूरी संरचना यहाँ पर जो दिख रहा है ये बोमेन संपुट है। क्या है, बोमेन संपुट। सिंपल सी संरचना के तौर पर मैंने आपको समझाया है, ये बोमेन संपुट है और अंदर की तरफ जो रेडिश पार्ट दिख रहा है वो ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ है। क्या है, केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। और इन दोनों संरचनाओं को संयुक्त तौर पर क्या कहा जाता है, मेलपिगी काय कहा जाता है। मेलपिगी काय, ये जो संरचना आपको दिख रही है जो संयुक्त तौर पर बोमेन संपुट के मिलने से और केशिका गुच्छ के मिलने से जो संरचना बन रही है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेलपिगी काय। अब चलिए नीचे, मेलपिगी काय जहाँ से नीचे उतर रही है यहाँ से इस भाग को ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। ग्रीवा से नीचे आएंगे तो तीसरा भाग कौन सा आएगा, तीसरा भाग आएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मुड़ावदार ये जो लूप बन रहा है वो है हेनले का लूप। क्या है, हेनले का लूप। और जो भुजा हेनले के लूप की उतर रही है वो है कौन सी, जो भुजा उतरती हुई भुजा है वो अवरोही भुजा है। कौन सी, अवरोही भुजा। और जो भुजा यहाँ से वापस चढ़ रही है वो है आरोही भुजा। कौन सी है, आरोही भुजा। और यहाँ पर जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग है ये डीसीटी का भाग है। डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका का भाग है। किसका भाग है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका से आगे जो संग्रह के लिए आ रही है वो कौन सी है, संग्रह नलिका है। ये कौन सी नलिका है, संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट जिसको कहा जाता है वो ये है। इस तरह करके एक नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है। अब देखिए ये क्रिया कैसे होएगी, सिंपल सी बात है, अपने मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं और मूत्र के निर्माण की जो क्रिया होती है वो 3 चरणों में पूरी होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। यहाँ लिख रही हूँ मैं, नंबर 1 परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। नंबर 2 वर्णात्मक अवशोषण, वर्णात्मक अवशोषण। और जो तीसरी है वो है स्त्रवण। प्रश्न आता है डायरेक्ट, बीएससी में भी पूछा जाता है और 12th के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो मूत्र निर्माण की क्रिया है उसको समझाए। तो सबसे पहले आपको लिखना है मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, परानिस्यंदन, वर्णात्मक अवशोषण और स्त्रवण। अब ये तीनों क्या होती है ये हम नेफ्रॉन की संरचना के साथ साथ समझेंगे। सबसे पहले जो बोमेन संपुट जो दिखाई दे रहा है आपको नेफ्रॉन की संरचना में, ये बोमेन संपुट क्या होता है, छलनी होती है। किसकी, ये किडनी की छलनी होती है जो छानने का काम करती है। सबसे पहले ब्लड से अशुद्धियाँ किडनी में आई है, ब्लड से अशुद्धियाँ किस में आई है, किडनी में आई है। और जो अशुद्धियाँ आ रही है उसका पाला किससे पड़ेगा, उसका जो संबंध पड़ेगा वो पड़ेगा नेफ्रॉन से। ये नेफ्रॉन उसको किस तरह छानेगी, किस तरह उसमें से अशुद्धियाँ अलग करेगी, वो चीज़ें मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से सबसे पहले जो ब्लड आ रहा है उसमें ये बोमेन संपुट क्या करेगा, उसको छानने का काम करेगा। यही केशिका गुच्छ भी क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं बीच में अटक कर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से जो धमनी आ रही है, जो ब्लड लेकर आ रही है उसको कहेंगे अभिवाही, एफरेंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एफरेंट कहेंगे। जो यहाँ से निकल जाएगी उसको कहेंगे इफरेंट, अपवाही। जो निकल जाती है उसको अपवाही कहा जाता है और जो आती है उसको अभिवाही कहा जाता है, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, जो आ रही है। अब देखिए जो धमनी ब्लड लेकर बोमेन संपुट में प्रवेश कर रही है उसको अभिवाही कहा जाता है और इसमें से अशुद्धियाँ छन कर बाहर निकलती है, अशुद्धियाँ छन जाती है और आगे जो निस्यंदन होता है वो आगे जो खिसकता है वो अपवाही धमनी की ओर से सरकता है। अब यहाँ से छनकर पदार्थ किस में आ गया, ग्रीवा में आ गया। यहाँ से छलने के बाद में देखिए ये छलनी क्या होती है, छलनी इसलिए होती है कि ये यूजफुल मटेरियल को नहीं जाने देती। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसी को छानकर आगे संग्रह वाहिनी के लिए भेजती है और इस मार्ग से होती है ये संग्रह वाहिनी की ओर जाएगा। तो ये यहाँ से यूजफुल मटेरियल को मूत्र बनने से रोक लेगी और जो अनावश्यक पदार्थ है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, उसको आगे छानकर ग्रीवा में भेज देगी। और ग्रीवा से ये मटेरियल किस में आ गया, पीसीटी में आ गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ गया। और समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या पाया जाता है बच्चों, ब्रुश बॉर्डर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रुश बॉर्डर।
अब आप पूछोगे कि मैडम ब्रुश बॉर्डर क्या होता है, तो ब्रुश बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर होता है जो सूक्ष्माकुर, जैसे आंत में अपने माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते जो सरफेस अवशोषण की एब्जॉर्बेशन की सरफेस को बढ़ाते हैं, कुछ उसी प्रकार की संरचनाएं जो होती है इस पीसीटी में पाई जाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाई जाती है, जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। अब जो छलने के बाद में भी कुछ यूजफुल मटेरियल यहाँ आ गया तो वो क्या होगा, इस ब्रुश बॉर्डर के माध्यम से क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। कुल 2/3 भाग जो होता है वो यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है। जो निस्यंदन छन कर आता है ना, उसमें से भी 2/3 भाग यहाँ से छान कर अलग कर लिया जाता है। और यही प्रोसेस क्या है, वर्णात्मक अवशोषण है। देखिए सबसे पहले बोमेन संपुट से छन कर अपशिष्ट पदार्थों का आगे की ओर बढ़ना परानिस्यंदन कहलाता है। और वहीं फिर आगे पीसीटी में वर्णात्मक अवशोषण की क्रिया होती है, पीसीटी में भी होती है, आगे डीसीटी तक भी होगी, ठीक है। पीसीटी में क्या होएगा, कुछ उपयोगी पदार्थ ब्रुश बॉर्डर के द्वारा क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर आगे हैनले के लूप में भेजा जाता है, फिर हैनले के लूप से यहाँ क्या आएगा, डीसीटी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीसीटी में। और डीसीटी में आने के बाद में देखिए क्या होता है, जैसे अपने क्या है एक ऐसे इलाके में है, अपने एक ऐसे इलाके में फंस गए जहाँ पर क्या है पानी की कमी है और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो अपने क्या होंगे, अपने एक कमजोरी फील करेंगे और अपने डिहाइड्रेशन की समस्या होगी। उससे बचने के लिए यहाँ जो डीसीटी है, ये डीसीटी क्या करेगा, ये जो पानी है उसका मूत्र बनने से उसको रोकेगा। जो मूत्र बनने के लिए जो पानी जा रहा है उसका अवशोषण करेगा कि तू मूत्र मत बन, शरीर में पहले से पानी की कमी है। तो यहाँ पर अपना एक हार्मोन एक्टिव होता है जिसको कहा जाता है एडीएच। एडीएच जो आता है पीयूष ग्रंथि से, कहाँ से आता है, एडीएच आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग से। ये एडीएच और इसी का भाई होता है एल्डोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन आकर यहाँ पर काम करेंगे, किस पे, डीसीटी पर काम करेंगे। और डीसीटी पर काम करके यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव कर देंगे। और सोडियम क्या होएगा, यहाँ से ऊपर जो रक्त वाहिनी बह रही है उसमें अवशोषित होएगा। देखिए वापस रक्त में जाएगा वापस, तो यहाँ से ये सोडियम जो है वापस जाएगा, तो सोडियम की पत्नी माना जाता है वाटर को, तो यहाँ से ये जल को भी लेकर जाएगा। एडीएच हार्मोन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो मूत्र में जल की मात्रा का निर्धारण करता है, वो यहाँ पर अगर इफेक्ट करेगा तो इस दौरान क्या होएगा, इस डीसीटी में जो अतिरिक्त जल जा रहा है मूत्र बनने के लिए उसका पुनर्अवशोषण कर लिया जाएगा। तो जल जो है वो जल की हानि जो होता है ऐसे इलाके में होने से बची जा सकती है। तो यहाँ जो है वो जल का और सोडियम का पुनर्अवशोषण होता है। सोडियम का और जल का पुनर्अवशोषण क्या होता है, डीसीटी में सर्वाधिक होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में हो जाता है। और उसके बाद में जो अपशिष्ट बच जाता है वो संग्रह वाहिनी में मूत्र बनने के लिए भेज दिया जाता है। और आगे चलकर ये सारा सब्सटेंस जो होता है वो मूत्राशय में छोड़ दिया जाता है। देखिए अब ये संरचना आपको एक दिमाग में आएगा, ये नेफ्रॉन जो है ये कहाँ है, ये सारी की सारी संरचना कहाँ है, ये है हमारी किडनी के भीतर, किडनी के भीतर है ये संरचना। किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। सोचो नेफ्रॉन कितनी को होगी। नेफ्रॉन जो होती है बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर होती है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, ऐसे दिखाई नहीं देती। और ये संरचना जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। 10 से 12 लाख हमारी किडनी में मौजूद रहती है, जो हमारे शरीर में जो रक्त आ रहा है, जो किडनी में आ रहा है, उसमें से छान करके अलग कर लेती है, अशुद्धियाँ अलग कर लेती है। जो इसके भाग कितने बताए मैंने, लगभग 6 भाग बताए। पहला मैलपीगिकाय, दूसरा ग्रीवा, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और लास्ट है संग्रह वाहिनी। और सारी संग्रह वाहिनी मिलकर एक बड़ी वाहिनी में बनाती है, उसको कहा जाता है बेलिनाई की वाहिनी। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या है, संग्रह वाहिनी में आके मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और ये मटेरियल फिर आगे मूत्राशय में स्त्रवण के लिए भेजा जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये बूंद बूंद कर होती है, ऐसा नहीं है एक साथ मूत्र बनकर मूत्राशय में इकट्ठा हो गया। एक एक बूंद कर करके नेफ्रॉन से निकलती जाती है और नेफ्रॉन से निकलती हुई मूत्राशय में एकत्रित होती है। और ये बूंद बूंद वाला सिस्टम करके हमारा जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, वो भरता है और एक टाइम के बाद में हमें इसके सिक्रेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये क्या है, सारी प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन की है। नेफ्रॉन संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है किसकी, उत्सर्जन अंग की, किडनी की, ठीक है। तो अब ये हो गया मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। यहाँ पर क्या है, छनकर बाहर आ गया और यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो जरूरी है उसका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। फिर हैनले के लूप में आ गया और फिर डीसीटी में आ गया। और डीसीटी में भी क्या होता है, जल का और सोडियम का पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे जल की हानि को बचा जा सकता है। अतिरिक्त मूत्र में अतिरिक्त जल नहीं जाने दिया जाता और यहाँ संग्रह वाहिनी में मटेरियल आ जाता है और फिर उत्सर्जन के लिए मूत्राशय में
भेजा जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो नेफ्रॉन के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आपके आता है उत्सर्जन संबंधी रोग। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा उत्सर्जन संबंधी रोग। चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, कक्षा 12 के 25वें चैप्टर के। और वैसे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजियोलॉजी में भी ये चैप्टर लगता है। लास्ट आएगा उत्सर्जन संबंधी रोग क्या होते हैं। देखिए, उत्सर्जन संबंधी रोग की बात करें, उत्सर्जन रोग कई तरह के रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहला रोग है यूरेमिया। कौन सा है? यूरेमिया। अब नाम से ही स्पष्ट है, जब मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो इसको यूरेमिया कहा जाता है। जब मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो इसको क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। दूसरा रोग है गाउट रोग। पहला रोग हो गया, दूसरा रोग है गाउट रोग। और ये रोग जो होता है ना, ये आनुवांशिक होता है। कैसा होता है? आनुवांशिक होता है। और इसमें क्या होता है? यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है। एक तो आनुवांशिक है और दूसरा इसमें यूरिक अम्ल की मात्रा मूत्र में बढ़ जाती है और इसमें यूरिया की बढ़ती है। कई बच्चे क्या करते हैं, यूरेमिया को और गाउट को मिक्स कर देते हैं कि दोनों में यूरिया की मात्रा बढ़ती है। नहीं, पहले वाले में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी यूरेमिया में, और दूसरे गाउट जो है वो आनुवांशिक और इसमें यूरिक अम्ल की मात्रा जो होती है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट तीसरे रोग की बात करें, वो है वर्कीय किडनी रीनल स्टोन। वर्कीय पत्थरी रीनल स्टोन, इसमें क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट आकर क्या हो जाता है? क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिसमें पत्थर बन जाता है, स्टोन बन जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और मूत्र त्याग में क्या आ जाती है? बाधा आती है। मूत्र त्याग में बाधा, दर्द महसूस होता है। तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? पत्थरी का रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्राइट का रोग। चौथा रोग है ब्राइट का रोग। ब्राइट चौथा रोग है ब्राइट का रोग। इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रिटिस भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है इसको क्या कहा जाता है? नेफ्रिटिस। और इसमें क्या होता है बच्चों? नेफ्रिटिस में क्या होता है? जो हमारा केशिका गुच्छ है ग्लोमेरुलस, यानी कि मेलपीगी काय का दूसरा भाग, ये जो कप जैसा है वो तो वोमेन संपुट है, और उसके अंदर जो एयर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बताई वो क्या है? ग्लोमेरुलस है। और उसमें क्या हो जाता है? जीवाणु का संक्रमण होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई। किसमें? ग्लोमेरुलस में बैक्टीरिया का संक्रमण। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या हो जाता है? हमारे केशिका गुच्छ में संक्रमण होता जाता है, ग्लोमेरुलस में संक्रमण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस छनकर किसको बाहर नहीं जाने देती? ब्लड में जो हमारे ब्लड से यूरिया को छानने का काम करती है, लेकिन जो यूजफुल मटेरियल है आरबीसी वगैरह इनको बाहर नहीं जाने देती। और ये जब बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो इसमें से क्या हो जाता है? इसमें से छनकर आरबीसी और यूजफुल मटेरियल भी छनकर बाहर जाने लग जाता है, जिसमें मूत्र में क्या हो जाता है? आरबीसी का त्याग होने लग जाता है। और ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? ब्राइट का रोग कहा जाता है, जिसमें ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है? बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। ठीक है, और इसका अगर सही इलाज ना हो ना तो इसमें क्या हो जाता है? टांगे फूल जाती है रोगी की, क्योंकि उसमें तरल जमा हो जाता है। और इस स्थिति को एडिमा कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एडिमा कहा जाता है। एडिमा या ड्रोप्सी कहा जाता है। इस स्थिति को एडिमा या ड्रोप्सी कहा जाता है। पांचवें रोग की बात करें, डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात कर लेते हैं पहले। डायबिटीज़ इंसिपिडस, बच्चों मैंने आपको डीसीटी में एडीएच हार्मोन का प्रभाव बताया था। दूरस्थ कुंडलित नलिका में एडीएच हार्मोन का प्रभाव बताया था, जो मूत्र में जल की मात्रा अतिरिक्त नहीं जाने देता, यानी ज़्यादा मूत्र में जल की मात्रा को नहीं जाने देता, वहाँ से जल को सोडियम के साथ पुनः खींच लेता है, पुनर्अवशोषण कर लेता है। अगर मान लीजिए इस डीसीटी पर एडीएच हार्मोन का प्रभाव कम हो जाए, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको कहा जाता है वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन और किसके द्वारा स्रावित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा।
पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगर इसका हार्मोन का प्रभाव कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण नहीं होगा और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुमूत्रता रोग हो जाएगा। क्योंकि जल की मात्रा जब बढ़ेगी तो हमारे बार बार क्या लगेगा, मूत्र लगेगा। और इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है, जिसमें एडीएच हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस का पश्च पीयूष ग्रंथि का कम हो जाता है, जिसके कारण जल का पुनर्अवशोषण डीसीटी में नहीं हो पाता और हमारे मूत्र में क्या हो जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, बहुमूत्रता रोग या डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है। नेक्स्ट छठा, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग का सबको पता है, शुगर होता है। मधुमेह रोग को क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें शर्करा की मात्रा जो होती है मूत्र में बढ़ जाती है। शर्करा की, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, लिख लीजिए, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन हार्मोन की जब शरीर में कमी होगी तो मूत्र में क्या हो जाएगा, शर्करा का त्याग होने लग जाएगा और ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, मधुमेह रोग कहा जाता है। एक होता है पीलिया, नेक्स्ट है 7 नंबर, इधर लिख रही हूँ पीलिया। अब पीलिया नाम से स्पष्ट है क्या होगा, कुछ ना कुछ पीलिया पीले रंग से संबंधित होएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, मूत्र में पित्त वर्णक मूत्र में स्रावित होने लग जाते हैं। पित्त वर्णक कहाँ से आए, पित्त वर्णक आए लीवर से। बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं और उनका त्याग मूत्र में होने लग जाता है, जिससे मूत्र गाढ़ा पीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, पीलिया रोग कहा जाता है। ये लीवर संबंधी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट है पाईयूरिया, 8 नंबर, पाईयूरिया। इसमें क्या होता है, पस सेल मवाद कोशिका, पस सेल मूत्र के साथ सिक्रेट होने लग जाती है। मवाद कोशिकाएं जो होती है वो क्या हो जाती है, मूत्र के साथ एक्सक्रीट होने लग जाती है। और ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, पाईयूरिया रोग कहा जाता है। एक प्रश्न आता है एलकेप्टोन्यूरिया, क्या आता है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है, 9 नंबर, एलकेप्टोन्यूरिया क्या होता है, देखो एलकेप्टोन्यूरिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें मूत्र का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। मूत्र का रंग क्या हो जाता है, काला। इसे कृष्ण मूत्र रोग भी कहा जाता है। कृष्ण मूत्र रोग, पीला जो है वो पीलिया के द्वारा, और कृष्ण मूत्र रोग जो है वो है एलकेप्टोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, मूत्र में एलकेप्टोन की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एलकेप्टोन की मात्रा। मूत्र में जब एलकेप्टोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हवा के जब संपर्क में आता है तो ये काले रंग के मूत्र में बदल जाता है। मूत्र में जब एलकेप्टोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा मूत्र जो होता है हवा के संपर्क में आने से काले रंग में बदल जाता है। ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, एलकेप्टोन्यूरिया कहा जाता है। पूछा जाता है, ध्यान रखना, कृष्ण मूत्र रोग भी कहा जाता है। तो ये हो गए, क्या हो गए, उत्सर्जन संबंधी रोग, एक्सक्रीशन संबंधी रोग जो होते हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा किडनी ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस की बात करें तो ये मैं सीधा ही बता देती हूँ। देखिए, कृत्रिम जो वृक्क लगाए जाते हैं, किडनी लगाई जाए, जब किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दे, यानी कि इसकी नेफ्रॉन खराब हो जाए, जब किसी व्यक्ति की नेफ्रॉन खराब हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तो उसे अपने ही किसी रिश्तेदार की किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। इसको क्या कहा जाता है, कृत्रिम किडनी रोपण कहा जाता है, कृत्रिम अपोहन कहा जाता है, किडनी अपोहन कहा जाता है। तो ये क्या है, वृक्क प्रत्यारोपण है। इसमें अपनी ही किडनी, अपने ही रिश्तेदार की किडनी ली जाती है। ये इसलिए ली जाती है ताकि उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको एक्सेप्ट आसानी से कर ले। अगर नहीं किया जाता है तो किसी न किसी दवाइयों के द्वारा उसके प्रतिरक्षा तंत्र को अवरुद्ध किया जाता है एक बार के लिए, ताकि वो दूसरे की दी गई किडनी को एक बार एक्सेप्ट कर ले, उसको एंटीजन की तरह ना माने। ठीक है, तो ये होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जब किडनी काम करना बंद कर दे। दूसरा क्या होता है, एक हीमोडायलिसिस हो रहा है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि आपको पता है लगातार क्या आता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ आते रहते हैं, और ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में मिलते रहते हैं। और ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये हमारे शरीर में फ्लो करता रहेगा। अगर हमारी किडनी सही काम कर रही है तो वो उसको छानकर यूरिया को अलग करके मूत्र बनाकर बाहर निकाल देगी। अगर हमारी किडनी सही काम कर रही है तो वो क्या करेगी, उस ब्लड में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र बनाकर बाहर निकाल देगी। अगर किडनी खराब है तो ये छानने वाली प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसलिए रोगी का जो ब्लड है वो समय समय पर बदला जाता है, साफ किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो 2 आपके लास्ट में
एनसीईआरटी में दिए गए। इस तरह करके हमारा जो 25वां चैप्टर है वो मानव उत्सर्जन तंत्र वो है समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन इसके सारे जो है वो शॉर्ट आउट हो गए होंगे। जैसे मैं 1-2 प्रश्न इसमें एनसीईआरटी के पूछ के देखती हूँ आपसे। जैसे प्रश्न आता है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, तो मानव कैसा प्राणी है? मानव यूरियोटैलिक प्राणी है, तो यूरिया का उत्सर्जन करता है, इस कारण मानव को क्या कहा जाता है? यूरियोटैलिक प्राणी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी का मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हेनले के लूप में क्या छनकर आता है? हेनले के लूप में आता है बच्चों छनकर ग्लोमेरुलर निस्यंदन, क्योंकि ऊपर बोमेन संपुट है और बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस है और यहाँ से छनकर जो हेनले के लूप में जो पदार्थ आएगा वो ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है कि हमारे जो किडनी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो मेटानेफ्रिक किडनी होती है जो पश्च भाग में पाई जाती है। ठीक है, और उत्सर्जन किसे कहते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी का नाम बताएं। मछलियाँ जो होती है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है क्योंकि उत्सर्जन के लिए उनको ज़्यादा पानी चाहिए और जो प्राणी जल में रहता है वही ज़्यादा पानी रख सकता है। तो इस तरह करके हमारा जो 25वां चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 12 के लिए वो कंप्लीट होता है। आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेशन में मुझे बता देना ताकि मैं उनसे रिलेटेड जो आपकी समस्याएँ हैं वो हल कर सकूँ। धन्यवाद स्टूडेंट।